हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से, लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट भी कहते हैं, तो इस यूनिट से हम एसआईक्यू के पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं। एसआईक्यू का मतलब सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि वैसे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वो प्रश्न आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस यूनिट से आपको 2 पार्ट प्रोवाइड किए हैं और एक पार्ट में कम से कम मैंने 25 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है। और ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में संभवतः पूछे जा सकते हैं और कई सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे भी इंक्लूड किए थे उसमें जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके थे, तो वो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस यूनिट से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ईजिली आप इसे कवर कर पाओगे अगर अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं। और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी अगर सॉल्व किया होगा डिटेल्स के साथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरी तरीके से प्रैक्टिस सेट वीडियो होने वाली है। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सभी को ईमानदारी पूर्वक जो है आपको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है। और मैं क्वेश्चन के डिटेल्स संभवतः हो सके तो मैं सारे डिटेल्स भी बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा, जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कि उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन CO2 गैस का, ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, टाइप में मिस्टेक है, CO2 गैस का सबसे बड़ा निमज्जक सिंक है। यानी कि ये जो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है हमारे एनवायरनमेंट में, उसको कौन सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके डिटेल्स में मैं बताऊंगा, लेकिन आपको इत्मीनान से प्रश्नों को समझना है और उसके बाद से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। वीडियो कंटिन्यूस आगे चलती रहेगी। आपको जो है करना है क्या है कि वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझना है, देन उसके बाद से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महासागर। इन सभी विकल्पों में से जो है CO2 गैस का सबसे बड़ा निमज्जक सिंक जो है वो महासागर है। इसके साथ ही साथ जो है आपके जो वन क्षेत्र होते हैं जो, वो भी बहुत अच्छे जो है CO2 गैस का सबसे बड़ा निमज्जक सिंक होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए कभी ऑप्शन में आपसे महासागर न दे, महासागर को हटाने के बाद इसमें वन क्षेत्र अगर डाल दे, तो वो भी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक जो है जनरल्स में प्रकाशित हुआ था 2021 के जनरल्स में, जिसमें यह बताया गया था कि 2021 के दौरान जो है जो वनस्पति क्षेत्र है, जो पेड़ पौधे वाले क्षेत्र हमारे वन क्षेत्र हैं, वो हर साल कम से कम जो है 7.6 बिलियन जो है मीट्रिक टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषित करते हैं। इसका मतलब कि वो जितना छोड़ते हैं उसका दोगुना जो है वो अवशोषित करते हैं। मान लीजिए कि इसका आधा अगर हम कर दें तो 3.8 जो है आपका हो जाएगा। अगर वो 3.8 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो उसका दोगुना जो है वो अवशोषण करते हैं। इसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा CO2 का उत्सर्जन होता है और इनकी अधिक सांद्रता हमारे वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग जैसे इफेक्ट को जो है उत्पन्न करती है, आप सभी को पता है, जिसके वजह से समस्त ऐसे भी क्षेत्र पे उसका प्रभाव पड़ता है जहां पर दीर्घकाल से जो है ठंडे वाले प्रदेश रहे होंगे, वहां पे भी गर्मी इंक्रीज हो गई और ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, ये आप सभी को पता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताया और ये डिटेल्स आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आप परीक्षा में बैठने से पहले एक शानदार टेस्ट सीरीज जो है अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो भी नॉमिनल फीस पे, तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि IFS इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है NTA UGC नेट एग्जाम के लिए जो है आपको टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड की जा रही है, वो भी स्पेशल ऑफर के तहत।
और इस ऑफर में जो है आपको 1 रुपए में ये टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड की जा रही है। इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा कि इनके एप्लीकेशन या इनके वेबसाइट पे जो आपको रजिस्टर्ड करना होगा, उसके बाद से ही आप जो है इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अपनी तैयारी को अगर और भी शानदार करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। और यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवाहन जन्य प्रदूषक है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। अवाहन जन्य का मतलब वो वाहन से नहीं निकलता है, उसका स्रोत जो है कुछ और है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पहला दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है हाइड्रोकार्बन, डी है कणिकीय द्रव्य। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो अवाहन जन्य प्रदूषक है। ये गाड़ियों से नहीं, ये रेफ्रिजरेटर से, जो फ्रिज आप इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनर है, इनके द्वारा निकलता है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका गाड़ियों से निकलता है, जो ट्रक आपके चलते हैं, हाइड्रोकार्बन भी, और कणिकीय द्रव्य, ये तीनों जो है वाहन जन्य के रूप में आप इनको देख सकते हैं। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है अवाहन जन्य प्रदूषक है, और बाकी ये तीनों जो है आपके वाहन जन्य प्रदूषक के रूप में आप इसे देख सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा और आपने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा अभिकथन नील क्रांति के आदर्श को प्रदर्शित करता है। नील क्रांति यानी कि नीली क्रांति के संबंध में कौन से ऐसे कथन हैं जो सही हो सकते हैं, उनको आपको चुनना है और नीचे दिए गए कोड के अनुसार इन चारों विकल्पों में से अपना आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो वीडियो को पॉज करिए, अच्छे तरीके से सोचिए और उसके बाद से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तो एक आपका दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, देश में मत्स्य पालन की पूर्ण क्षमता के विकास के लिए अनुकूल परिवेश बनाना। और उसके बाद से आपका तीसरा सही हो जाएगा, वाहनीयता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालकों की आय में बढ़ोतरी करना। और उसके साथ ही साथ पांचवा आपका सही हो जाएगा, देश में मत्स्य पालन के समग्र विकास को बढ़ावा देना। अब देखिए ये नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और इसके अंतर्गत ये तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। देश में मत्स्य पालन की जो है पूर्ण क्षमता के साथ विकास करना है, उनके अंदर जो है अनुकूल परिवेश बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे जुड़े हुए जो कृषक हैं या लोग हैं वो मत्स्य पालन को अच्छे तरीके से कर सके और उनको लाभ मिल सके। उसके साथ ही साथ वाहनीयता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालकों की आय में बढ़ोतरी करना है। देखिए हर तरह की रिवोल्यूशन होती है, क्रांति, हरित क्रांति हो गया, आपका श्वेत क्रांति हो गया। ये हरित क्रांति जो है खाद्य फसलों से संबंधित है, आपका श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। तो बेसिकली क्रांति का मतलब ये है कि उस क्षेत्र में जो है उसकी उन्नति पे कार्य करना, यानी उसमें रिवोल्यूशन लाना, उससे जुड़े जो लोग हैं उनका विकास करना, उनकी आय में बढ़ोतरी करना या उत्पादन को बढ़ाना उस सेक्टर में। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। और पांचवा, देश में मत्स्य पालन के समग्र विकास को बढ़ावा देना। तो ये तीनों कथन आपके सही हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में यहां पर दिया गया, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए सूची 1 में प्रदूषक के प्रकार दिया गया है, अलग अलग प्रदूषक के प्रकार हैं, और सूची 2 में उनके स्रोत दिए गए हैं कि यानी कि ये प्रदूषक किस स्रोत से निकलते हैं। तो सिंपली आपको इसे मैच करना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर इस कमेंट बॉक्स में बताना है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, तो सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिएगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले यहाँ पर वायु दिया गया है, वायु प्रदूषण का प्रकार जो है इसका स्रोत क्या होता है उसके साथ आपको मैच करना है। तो देखिए ये जो मैच कर जाएगा आपका दूसरे के साथ, उद्योग जगत है, थर्मल विद्युत संयंत्र है, और मोटर वाहनों के उत्सर्जन के द्वारा जो है वायु प्रदूषण आपका होता है। और इनके द्वारा ही जो है ये आपके जो भी मतलब एयर में जो डिजॉल्व हो जाते हैं, गैसेज हो गए और भी सारी चीज़ें हैं वो निकलती हैं उद्योग जगत से, थर्मल विद्युत संयंत्र से, मोटर वाहनों के उत्सर्जन से।
उसके बाद से बी आपका दिया गया है भूमि, तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका चौथे के साथ में मैच हो जाएगा। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक अगर आप उपयोग करते हैं तो यहाँ पर भूमि प्रदूषण हो सकता है, जो कि वर्तमान समय में हमारी पॉपुलेशन कंट्री की बहुत ज़्यादा है। तो खाद्यान्न को जो है उगाने के लिए जो फसलें हैं उनके लिए जो पेस्टिसाइडर, जो रासायनिक खाद होते हैं, जो कीटनाशक होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है कम होती है। इसीलिए देखते हैं आपके प्रमोट किया जाता है जैविक खेती करिए, जैविक खेती में जो है गोबर के खाद का इस्तेमाल करिए, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए, इस पर जोर दिया जा रहा है ताकि मिट्टी की उर्वरकता को जो है बनाया रखा जा सके। तो सिंपली आपको समझ में आ गया। सी जो है किसके साथ मैच होगा, वो आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। बिंदु और गैर बिंदु स्रोतों जैसे कि उद्योग इत्यादि के उत्सर्जन के द्वारा जो है जल प्रदूषण आपका होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी नदी के किनारे कोई फैक्ट्री लग गई, चाहे कपड़े की फैक्ट्री है, चाहे कोई और उत्पाद बनाती है, तो उनके द्वारा जो अपशिष्ट निकलता है, गंदा जल निकलता है, या शहरों का जो जल है गंदा, वो नदियों में जाता है या पानियों में जाता है, जिसके वजह से जल प्रदूषण होता है। फिर आपका सॉरी यहाँ पे चौथा ध्वनि आपका हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, ये आपका ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, ये आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। सड़क, वायुयान, औद्योगिक और उच्च क्षमता वाले सोनार, इनके द्वारा जो है ध्वनि प्रदूषण होता है, ये आपको याद रखना। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है कष्टदायी समस्या उत्पन्न करती है, जितने भी प्रदूषण है। इसीलिए प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम तरह की मुहिम, तमाम तरह के जो है चीज़ें चलाई जाती हैं ताकि इन प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन अपने स्तर पे जो है ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। एक आम इंसान अपने स्तर पे क्या कर सकता है, अगर सभी ने अपने स्तर पे कुछ करना स्टार्ट कर दिया तो ये सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। ठीक है, हम इंतजार करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों पे एक्शन ले। अगर प्रत्येक व्यक्ति, हमारे देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, अगर वो अपने स्तर पे अगर इन चीज़ों के बारे में सोचने लगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। देखिए जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि इन सभी विकल्पों में से ऐसा कौन सा प्रावधान है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया था। सही आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वन्य जीवों और पक्षियों और पौधों की संरक्षा और संरक्षण जो है आपका 1986 के प्रत्यक्ष रूप में यानी शामिल है। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। क्या वन्य जीवों और पक्षियों और पौधों के संरक्षण पर काम करना है या उनको संरक्षण देना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यालय या विश्वविद्यालय के संदर्भ में पर्यावरण के निम्नलिखित में से कौन से पहलू अकादमिक कार्य संस्कृति को निर्धारित करते हैं। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। ऐसा भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सीधे पर्यावरण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, इसके स्तर पे क्या जो है एजुकेशन में चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं, चाहे अवेयरनेस को लेकर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्य स्थलीय मानवीय संबंधों के स्वरूप में। ठीक है, तो याद रखना है आपको, विद्यालय विश्वविद्यालय के संदर्भ में पर्यावरण के जो है सभी पहलुओं में से, इन चार जो सभी पहलुओं दिए गए हैं, इनमें से जो है अकादमिक कार्य संस्कृति को निर्धारित जो है कौन करते हैं, वो कार्यस्थलीय मानवीय संबंधों के स्वरूप में जो है इसको निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है और यहाँ पर सूची 1 में जो है जल के नमूने में H2S का स्तर दिया गया है। H2S का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपको याद रखना है। और सूची 2 में प्रेक्षण दिया गया है। तो सिंपली जो है आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है
कि ये जो आपका HS दिख रहा है इसके बीच में H2S हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये टाइप नहीं हो पाया है, H2S आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके इसे सिंपली मिलान करिए और उसके बाद से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर A आपका दिया गया है कि कोई H2S उत्पादित नहीं होता है, वो किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, वो आपका दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा, कोई रंग नहीं और शुद्ध जल। ये जो इसका परीक्षण है याद रखना है कि कोई भी H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पादित नहीं होता है, वो कोई रंग नहीं और शुद्ध जल इसके परीक्षण से ये संबंधित है। फिर बी दिया गया है कि H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा अल्प होती है, वो किसके साथ मैच होगा, ये जो है आपका तीसरे के साथ। हल्का काला और अल्प जल प्रदूषण में जो है ये हल्के काला रंग जो है आपको दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर आपको समझना है, ये बेसिकली जल के नमूने में H2S का स्तर दिया गया है पहले सूची में, और सूची 2 में उनका परीक्षण दिया गया, यानी परीक्षण करने के बाद क्या नतीजा है। तो अगर H2S उत्पादित नहीं होता है किसी जल में तो कोई रंग नहीं दिखेगा, पूरा शुद्ध जल आपका होगा। और H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा अल्प होती है तो उसमें हल्का काला रंग दिखेगा, अल्प जल प्रदूषण की और ये इंडिकेट आपका करेगा। और सी दिया गया H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा मध्यम होती है तो किसके साथ मैच होगा, वो आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच होगा। काला दिखेगा आपको, मध्यम जल प्रदूषण। अगर पानी का नमूना लेते हैं जिसमें H2S का स्तर देखते हैं आप, तो अगर काला दिखता है तो ये मध्यम जल प्रदूषण आपका माना जाएगा। और डी जो आपका दिया गया है वो पहले के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा उच्च होती है तो गहरा काला और उच्च जल प्रदूषण ये माना आपका जाएगा, याद रखना है आपको। तो सिंपली आपको ऐसे मैच करना है और जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे इसको मैच करना है और इसमें क्या चीजें दी गई हैं ये समझना जरूरी है। अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन। देखिए हर तरह का प्रश्न मैंने इसमें लेने का प्रयास किया है, जितना संभव होगा उतना मैं आपके लिए करता रहूंगा, चाहे कोई भी सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट हो। आप सभी को जैसे कि मैंने बताया था कई सारी प्रॉब्लम चलती हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा थोड़ा ही सही लेकिन रेगुलर आपको अब वीडियो दूंगा। कम ही प्रश्न रहेंगे लेकिन रेगुलर मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। सूची 1 में दिया गया है कि अपशिष्ट प्रकार दिया गया है। सूची 2 में यहाँ पर आपका निस्तारण की विधियां दी गई हैं। तो सिंपली आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर ये चीजें हट गई। सूची 1 में अपशिष्ट का प्रकार, सूची 2 में निस्तारण की विधियां। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है आपको मिलान करना और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सिंपली आप इसे मैच करिए और उसके बाद से राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका जो दिया गया है शुष्क अपशिष्ट, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका चौथे के साथ मैच हो जाएगा। पुनः चक्रण के द्वारा जो है शुष्क अपशिष्ट जो है आपको देखने को मिलता है। और गीला अपशिष्ट जो है इसकी निस्तारण विधियां क्या है, ये जो है आपका मिल जाएगा पहले के साथ। यहाँ पर उर्वरक बनाने के द्वारा जो है ये जो गीला अपशिष्ट है उसका निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें काऊ डंक और भी कई सारी चीजें हैं जो किचन से आपके वेस्ट निकलते हैं, चाहे साग सब्जी की पत्तियां हो गई और भी कई सारे छिलके हो गए आपके। तो इनको जो है क्या कर सकते हैं, जो गीला अपशिष्ट होता है उनको आप उर्वरक बनाकर जो है उसका निस्तारण कर सकते हैं। फिर विषैला जो अपशिष्ट होता है उसका निस्तारण आप कैसे कर सकते हैं, तो उसका निस्तारण जो है जमीन में गाड़ के जो है उसको कर सकते हैं। विषैले अपशिष्ट को खुले में आप उसे नहीं छोड़ सकते हैं। फिर मलिन अपशिष्ट को कैसे निस्तारित करेंगे, तो ये जो है आपका नगर पालिका के कूड़ेदान में डालने के द्वारा जो है आप मलिन अपशिष्ट का निस्तारण कर सकते हैं। जो इसमें दिया गया उसी के अकॉर्डिंग मिलाना है, अपना लॉजिक अतिरिक्त नहीं लगाना है इसको सही तरीके से मिलाने के लिए, क्योंकि इन्हीं जो है मिलानों में आपको मिलाना है। क्योंकि दूसरा अगर चीज भी अगर आप सोचते हैं जो कि इसमें नहीं दिया गया है तो वहां पर आप गलत कर सकते हैं। जो यहाँ पर विकल्प दिया गया उसी के अनुसार आपको मिलाने का प्रयास करना है। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का यहाँ पर पहला हो जाएगा और तीसरे का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और चौथे का तीसरा। तो उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका हायर एजुकेशन से इसमें आ चुका है, टाइप हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रश्न को भी हम कर लेते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय परिवेश में गुणवत्ता की संस्कृति की असमानार्थीयता सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित में से किसे एक कुलपति का उच्च प्राथमिकता कौशल माना जाएगा। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका यहाँ पर
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक कौशल। विश्वविद्यालय परिवेश में गुणवत्ता की संस्कृति की समनार्थनीयता सुनिश्चित करने के लिए इन सभी विकल्पों में से एक कुलपति का उच्च प्राथमिकता कौशल जो है प्रशासनिक कौशल माना जाएगा। किस प्रकार से वो विश्वविद्यालय को चलाता है, उसका प्रशासनिक कौशल कैसा है, ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पुनः नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों के मूलभूत उद्देश्य क्या हैं। मान लीजिए कोई भी पुनः नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कहीं पे विश्वविद्यालय में, स्कूल में, तो उसका मूलभूत उद्देश्य क्या होता है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। ये कार्यक्रम कहीं भी आयोजित किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि विश्वविद्यालय और स्कूल में भी। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक इसका उद्देश्य होता है पुनः नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों का। याद रखना है शिक्षणात्मक की मतलब कि हमें पुनः नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, और जो है नए तरीके के एनर्जी सोर्सेज हैं उनका अन्वेषणात्मक मतलब रिसर्च करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसका ये मूलभूत आपका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी विश्वविद्यालय तंत्र के भीतर एक प्रभावी संगठनात्मक परिवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चालक बलों की शक्ति बढ़ाना और अवरोधक बलों की शक्ति को घटाना। किसी विश्वविद्यालय तंत्र के भीतर एक प्रभावी संगठनात्मक परिवेश के लिए इन सभी विकल्पों में से कौन सा उपाय सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो जो चालक बल होते हैं उसकी शक्ति को बढ़ाना जरूरी है और जो अवरोधक बल होते हैं उनकी शक्ति को घटाना जरूरी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के विशिष्ट उत्तरदायित्वों को दर्शाते हुए सरकारी गैर सरकारी स्तर पर अनेक भूमिकाएं और कार्य दिए गए हैं। उन कथनों पर जो है विचार करिए या पहचान करें जो इस मंत्रालय के उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं। दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए, यानी कि इन कथनों को आपको समझना है और उसके बाद से अपना राइट आंसर यहाँ पर नीचे जो कूट दिया गया है इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो तो आपका एक पहला हो जाएगा। सबसे पहले पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों का समग्र नीति निर्धारण और नियोजन करना है। किसका? स्वच्छता मंत्रालय। देखिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के विशिष्ट उत्तरदायित्व को कौन सा विकल्प इसमें दर्शाता है, कौन से कथन दर्शाते हैं, याद रखना है आपको। पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों का समग्र नीति निर्धारण और नियोजन करना। और उसके बाद से दूसरा हो जाएगा एक में वर्णित कार्यक्रमों का वित्त पोषण करना, यानी कि इनसे जुड़े जो कार्यक्रम चलते होंगे उनको वित्त पोषण करना। और तीसरा है चलाए गए कार्यक्रमों का समन्वय करना, ये आपको याद रखना है। और अगला जो इसमें आपका हो जाएगा 6 नंबर, भारत के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ भारत अभियान को लागू करना। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय के विशिष्ट उत्तरदायित्वों को ये सभी दर्शाते हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4, 1, 2, 3 और 6 जो कि आपका किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में भी आए होंगे। मैंने प्रयास किया कि सभी प्रश्नों के लगभग कुछ प्रश्न मैंने छोड़े होंगे, लेकिन सभी प्रश्नों के बारे में कुछ डिटेल अच्छे तरीके से बताऊं, और वो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि कितने जो है अच्छे तरीके से मैंने ये सारा कुछ आपको बता पाया। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ किसी और यूनिट से अगर आपको वीडियो चाहिए, एग्जाम रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं। और मैं देखिए आज से प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ ही प्रश्न थोड़े ही सही, लेकिन मैं रेगुलर बेस पे आपको कराऊंगा। किसी भी प्रकार की गैपिंग नहीं मैं करूंगा, किसी भी परिस्थिति में जो भी सिचुएशन मेरे साथ चल रही है, लेकिन मैं आपको रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो तो कम से कम आपको प्रोवाइड करूंगा। उससे ज़्यादा भी अगर असंभव हो तो मैं वो भी करूंगा आप सभी के लिए। निरंतर आप जो है तैयारी अपनी करते रहिए और उम्मीद मुझे पूरी तरीके से है आप सभी से कि आप सभी इस बार नेट और जेआरएफ
क्लियर करेंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी खासी हो गई होगी, आप रिवीजन कर रहे होंगे, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, और परीक्षा में बैठने के बाद जो है एकदम एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको लगे ना कि ये मैंने पढ़ा नहीं है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, और ये मुझे आप पर बहुत ही अच्छे तरीके से भरोसा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जो है हमें अप्रिसिएट करें। देखिए हम जो भी करते हैं बिना किसी जो है मतलब उद्देश्य, मतलब यूँ समझ लीजिए कि बिना किसी लाभ के, यहाँ पर हमारा उद्देश्य बस यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप सभी की मदद कर पाएँ। तो बस लाइक करने से क्या होता है, मोटिवेशन बना रहता है। ये सारा कुछ जो है मैंने 12 बजे रात को टाइप किया क्वेश्चन, तो टाइम लगता है इसको टाइप में। ऐसा तो नहीं कि कोई बुक है उसका मैंने ऐसे ले लिया स्क्रीनशॉट और उसको ऐसे करा, उसमें टाइम लगता है टाइप करने में, ये आप सभी को पता है। अगर नहीं है तो आप टाइप करके भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा समय इसमें लगता है। तो लाइक करके आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ इसे शेयर करें जरूरतमंद दोस्तों के साथ। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।